स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक से आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं सैंड पेपर से। तो इसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं क्योंकि उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। तो इसलिए जब हम उसे एयर में बर्न करते हैं तो रिएक्शन एक्चुअल में हो रही है ये शो करने के लिए हम पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए। उस केस में हमारे पास क्या रह जाता है, ओनली मैग्नीशियम रिबन रह जाता है और फिर हम उसको वहाँ पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं। सो हमें उस केस में वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एयर में प्रेजेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सके और हमें वहाँ पर वो सारी की सारी रिएक्शन शो कि हाँ एक्चुअल में रिएक्शन शो हो रही है, क्योंकि उस केस में क्या बनती है, डैजलिंग वाइट फ्लेम हमें शो होती है मैग्नीशियम रिबन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए इसलिए हम उसे क्लीन करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखे हैं, जहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। अगर किसी को नहीं आती तो प्रीवियस वीडियो जाके देख ले, वहाँ पर हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रखा और ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉश, name the substance X and write its formula, then write the chemical reaction for substance X named in above with water। तो सबसे पहले हम जो वाइट वॉश के लिए यहाँ पर सब्सटेंस यूज करते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला होता है, इट मीन्स कंपाउंड होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और जब कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, वाइट पाउडर होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में मिलता है और इसमें हीट रिलीज होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई द डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और नेम दीज गैसेस। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं वाटर का तो उस केस में हम देखते हैं हमें रिएक्शन मिलती है H2O, वाटर होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है। देन जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उस केस में हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। और यहाँ पर हम जैसे कि हम वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम और ग्राम क्या करते हैं, यूनिट यूज करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर रिएक्टेंट जो कि H2O है, प्रोडक्ट्स H2 और O2 गैस है, इनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। तो ये भी क्या है कि यूनिट होती है यहाँ पर कंपाउंड में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें वाटर का हम यहाँ पर कितने मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। उस केस में हमें हाइड्रोजन गैस के 2 मोल मिलते हैं क्योंकि H2 के आगे कितना लिखा हुआ है 2, और जबकि ऑक्सीजन गैस के आगे कितना लिखा हुआ है 1, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 कंसीडर करोगे तो ऑक्सीजन का हमें 1 मोल मिलता है और हाइड्रोजन का हमें 2 मोल मिलता है। इट मीन्स इन दोनों की अगर गैसेस का हम रेशो देखें तो क्या होगा, 2:1। तो ऑब्वियसली हमें हाइड्रोजन गैस कितनी मिल रही है, ऑक्सीजन की डबल मिल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ जो गैस होती है हाइड्रोजन की वो डबल होती है ऑक्सीजन गैस से जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो जब हम आयरन नेल डिप्ट करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर तो उस केस में ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से
कॉपर आयन को और उस केस में सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लेता है और हमें एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। तो इस जो भी हमने ये क्वेश्चन लिख रखा है आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन के साथ, ये सारी की सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इस एग्जाम्पल की रिएक्शन खुद ब खुद लिखनी है और कुछ भी नहीं है। आयरन नेल क्या होती है, Fe उसका फॉर्मूला होता है एलिमेंट, और इसके बाद कॉपर सल्फेट क्या होगा CuSO4 और प्लस आयरन नेल इट मीन्स Fe प्लस CuSO4 क्या कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पर FeSO4 आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर का क्या मिलेगा यहाँ पर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो ये सारी की सारी रिएक्शन होगी, रिएक्शन यहाँ पर आपको खुद लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, हमें एक एग्जांपल देना है। तो इसमें हम देखते हैं जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो उस केस में हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स के आयन का यहाँ पर एक्सचेंज होता है और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, जब भी हम दो कंपाउंड लेते हैं या दो से ज़्यादा लेते हैं उस केस में हमें क्या होता है, यहाँ पर उन टू कंपाउंड्स के आयंस का रिएक्टेंट्स के आयंस का एक्सचेंज होता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो उस केस में हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर क्लोराइड का, और साथ में हमें सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी मिलता है। इसकी रिएक्शन ये है, अगर आप लिखना चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर मैंने सारी की सारी लिख रखी है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पर एक्वस लगाया है, इनकी स्टेट भी शो करनी है किस स्टेट में है। और इस केस में हमें सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलता है, इट मीन्स एक्वस मिलता है सॉल्यूशन। तो ये सारी की सारी रिएक्शन लिखी हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, एक रिएक्टेंट अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिएक्टेंट हमेशा रिड्यूस होगा ही होगा हमेशा। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन प्लेस करती है हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सी इट मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऐसे आप लर्न कर सकते हो ट्रिक से। ऑक्सीडाइज्ड मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना और इसका अपोजिट क्या होगा हाइड्रोजन का रिमूवल होना, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन के अपोजिट होगा। रिडक्शन में क्या होगा ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा। तो हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड मिलता है। तो इस केस में हम देखते हैं सोडियम के साथ क्या हो रही है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इट मीन्स सोडियम क्या होगा ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज्ड होगा क्योंकि एडिशन का ऐड होना ही क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इट मीन्स सोडियम क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन गैस क्या है, यहाँ पर तो कुछ कोई नया प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा। इट मीन्स ऑक्सीजन गैस से क्या हो रही है ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो होगा ऑक्सीजन गैस। तो इसलिए बच्चे यूजुअली गलती कर देते हैं, ऑक्सीडाइज तो लिख देते हैं सोडियम का हुआ है बट रिड्यूस क्या हुआ है ये लिखना भूल जाते हैं, इसमें आपका इसलिए फुल मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो जब भी किसी रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा 101% क्या होगा हमेशा रिड्यूस होगा ही होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम इसी टाइप का है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूवल हो रही है, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें वाटर की फॉर्म में। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन में क्या ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इसका अपोजिट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
और रिडक्शन क्या होगा, जस्ट ऑक्सीडेशन की रिमूवल होगा, बस आप ऑक्सीजन का ऐड होना देखना चाहिए या हाइड्रोजन का रिमूवल। ऑक्सीडेशन को आप याद रखो, रिडक्शन आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स। तो ऑब्वियसली क्या होता है, जब HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऐड करते हैं आयरन के साथ, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फेरिक क्लोराइड यहाँ पर मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिमूवल हो जाएगी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ये देखो एसिड प्लस आयरन क्या है, यहाँ पर मेटल का काम करती है। और मेटल्स क्या होती है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर होगा आपका जब हम डिस्कस भी करेंगे। मेटल्स क्या होती है, मेटल्स में शाइनी अपीयरेंस होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, क्या ये चमकती है ना। और साथ में जब भी मेटल को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा भी मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जो हम जब 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल्स क्या होती है। तो यहाँ पर जब एसिड होता है, HCl मेटल के साथ रिएक्ट करता है आयरन मेटल के साथ, तो उस केस में आपको सॉल्ट मिलता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूवल होती है। तो देख लो इसमें कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब फेरिक ऑक्साइड होता है यहाँ पर Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, तो बिकॉज एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से, तो इस केस में एल्यूमिनियम क्या कर देता है, Fe2O3 से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बना लेता है। तो और उस केस में हमें आयरन क्या करता है, यहाँ पर अलग से मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बिकॉज एल्यूमिनियम यहाँ पर डिस्प्लेस करती है आयरन ऑक्साइड से आयरन को, तो इसलिए ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए, जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद जो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि इसी टाइप के अभी हम 2 प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं आपकी एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हमें बैलेंस करने की नीड ही क्या है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में, जिस केमिकल इक्वेशन में हमारे रिएक्टेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर हो, तो हम उसे कहते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो जिंक, और यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं इक्वेशन में, और जो राइट साइड लिखे जाते हैं ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। तो रिएक्टेंट्स में जो एटम्स यूज हुए यहाँ पर, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के, इनके सारे एटम्स का, जिंक के जो भी एटम है, हाइड्रोजन के जो भी एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन के जो भी एटम्स का सम है यहाँ पर इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट में, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स के बराबर। तो उस केस में हम कहेंगे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आप देखोगे यहाँ पर जिंक के कितने एटम्स है, 1, तो यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, यहाँ पर 2, क्योंकि H के साथ क्या लिखा हुआ 2, तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। तो इस तरीके से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें दे रखी है। इसके बाद हमें नीड ही क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, जो कि क्या हमें स्टेट करता है कि रिएक्टेंट्स में एटम्स जो भी होंगे उनका सम हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर होगा। ऑब्वियसली आपने जितना रिएक्टेंट्स लिया है उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे तो है नहीं बीच में कोई खा गया या कुछ गायब हो गया। तो जितना आपने जिंक ली है, जिंक मेटल लिए, उतनी ही आपको जिंक प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगी। जितने आपने हाइड्रोजन के एटम्स लिए उतने ही आपको हाइड्रोजन प्रोडक्ट में मिलेंगे। जितने आपने सल्फर के एटम्स रिएक्टेंट्स में लिए हैं उतने ही आपको सल्फर के एटम्स प्रोडक्ट में मिलेंगे। जितने आपने ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट्स में लिए हैं उतने ही आपको ऑक्सीजन के एटम्स प्रोडक्ट में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास को कंजर्व करना है। इट मीन्स मास
खुद ब खुद कभी गायब नहीं हो सकता, तो जितना आप रिएक्टेंट्स लोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो यही सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कंबाइन होते हैं नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन हमारी क्या होती है, यहाँ पर H2N2 नाइट्रोजन गैस होती है, और अमोनिया यहाँ पर बनती है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S, इसके बाद ऑक्सीजन होती है O2, जो तो ऑक्सीजन तो गैस होती है, और इसके बाद हमें वाटर मिलता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, सभी को पता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। देन नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO43, और इस केस में हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है AlCl3, और बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4, और यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट मिलता है बेरियम सल्फेट का। एक बात और यहाँ पर मैं बता रही हूँ, फर्स्ट तो ये कि केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आपको वहाँ पर जाके देखना है कि केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्रैम नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो आप खुद देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि किस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा या और किस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको ये भी अब ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, और जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो कौन सा है। जैसे इस रिएक्शन में यहाँ पर प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है, इस इक्वेशन के अंदर बेरियम सल्फेट का हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ और बनाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे पोटेशियम मेटल क्या होती है, K डायरेक्ट होता है, H2O वाटर के फॉर्मूला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, और हाइड्रोजन गैस ये क्या होती है यहाँ पर रिलीज होती है। अब बिकॉज यहाँ पर आपको स्टेट शो करने के लिए नहीं बोला हो, तो आपको स्टेट शो करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है कि बैलेंस कर रही है सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस को, तो ये आप खुद ब खुद बैलेंस करोगे या फिर प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, वहाँ पर हमने बैलेंसिंग सीखी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी सेम वही है। तो आपको कुल मिला के पहले तो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, और ये भी हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है, और फिर भी मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे सोल्व करके लिख रखे हैं। पहले आप खुद ट्राई करना, बुक से ना आए तो फिर इसमें देखना, और इससे पहले NCERT के बुक के भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले प्रीवियस वीडियो जाके देखना केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की रिएक्शंस ये है। सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, और पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम आयोडाइड आपको पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड आपको मिलते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड बनता तो KI होगा, और बेरियम ब्रोमाइड बनता तो BaBr2 होगा। अब आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रिएक्टेंट से और इस रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड में क्या हो रहा है, इनमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज पोटेशियम यहाँ पर
आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है, जबकि बेरियम क्या कर रहा है, ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्ट करके बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। तो आपस में क्या हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट्स में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंक कार्बोनेट यहाँ पे डीकम्पोज हो जाता है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बिकॉज यहाँ पर जिंक कार्बोनेट यहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड में और CO2 गैस में, तो ऑब्वियसली ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल है। उसके बाद H2 गैस Cl2 गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होकर आपको सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो कि HCl होता है, उस केस में आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ पर रिलीज होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम HCl से क्या कर रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। वो केमिकल रिएक्शन जिनमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। और जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, और जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा क्या होती है, एनर्जी यूज होती है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में रिएक्टेंट्स को क्या करने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए। तो ऑब्वियसली जनरली यही केस होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा क्या होती है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने प्रीवियस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस कर रखा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देखना है, ना ही तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाई इज रेस्पिरेशन डिस्कस एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑब्वियसली जब हम फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो हमारा फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम जब हम एयर इनहेल करते हैं, इट मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वो डाइजेस्टेड फूड हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जिसे हम एक्सहेल कर देते हैं और इसके साथ वाटर रिलीज होता है और साथ में लार्ज अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो ATP की फॉर्म में हमारी क्या होती है, बॉडी के हर एक सेल में रिजर्व हो जाती है बैटरी की तरह। और जब भी हमें नीड होती है एनर्जी की, तो हमें फिर से ATP क्या कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। तो बिकॉज इस केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस केस में आप देखोगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक रिएक्टेंस ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर यहाँ पर सब्सटेंस में। तो डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंस क्या होता है, डीकम्पोज होता है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे 2 या मोर सब्सटेंस यहाँ पर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऑब्वियसली क्या हुई, डीकम्पोजिशन हमेशा अपोजिट होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट हो रही है तो 2 रिएक्टेंट्स मिलकर यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट मीन्स ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जबकि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, तो इट मीन्स ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमें कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ से चाहो तो मैंने सारा का सारा आंसर लिख रखा है, अगर आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ से भी देख लेते हो, अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख रहा है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। जैसे जिंक मेटल जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, बिकॉज जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और हमें कॉपर क्या मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमने क्या कहा था, दोनों कंपाउंड्स में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट के बेरियम क्या करता है, बेरियम आयन या सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना लेता है, और सोडियम आयन यहाँ पर बेरियम क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो ये भी क्या हुआ, एक डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा था, ओनली एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, जबकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही कंपाउंड में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ये तो वही 13 क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वही सेम है। इसके बाद हम देखते हैं, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement of copper metal। तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शन बतानी है। तो ऑब्वियसली सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3 एक्वस फॉर्म में होता है। इसके बाद जब कॉपर के साथ ये रिएक्ट करेगा यहाँ पर सॉलिड, तो उस केस में आपको कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलेगा एक्वस फॉर्म में, और इसके साथ सिल्वर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। सिल्वर होती ही क्या है, जो आप स्वीट्स लेके आते हो मार्केट से, उसमें आप एक सिल्वर से कलर की नहीं देखते, वाइट से कलर की, वो एक वर्क सी लगी होती है, लेयर सी लगी होती है मिठाइयों के ऊपर, वो एक्चुअल में सिल्वर ही होती है, सिल्वर मेटल ही होती है। इसके अलावा क्या होता है, जो हम लोहे के गेट, लोहे की चीज़ें देखते हैं, वो भी क्या होती है, आयरन मेटल होती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के भी जो गेट वगैरह बनते हैं वो भी क्या होती है, मेटल ही होती है। इसके अलावा गोल्ड जो हम पहनते हैं वो भी सारी क्या होगी, गोल्ड मेटल ही होगी। तो वैसे ही ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या मतलब है और इसका एग्जांपल देना है। तो अभी हमने देखा था, जब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और सोडियम नाइट्रेट का यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी किसी सोल्यूशन में इनसोल्यूबल सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है बॉटम में, तो हम उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जिसमें प्रेसिपिटेट मिलेगा उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो उस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है, कॉपर से क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूवल हो रही है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और H2O बन रहा है, इसलिए हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को हम यहाँ पर हीट करते हैं तो उस केस में कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। और ऐसे ही जब हम कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ऐसे आप बोलोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ्स में पढ़ रहे हैं, साइंस में पढ़ रहे हैं, SST में पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो हम अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ रहे हैं तो उसकी नीड ही क्या
है हमें, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स देखते हैं अपने डेली लाइफ में क्या होते हैं, और उसके 2 एग्जांपल्स हम देखेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोजन क्या होती है। जब भी एक मेटल एक्सपोज होती है एयर में मतलब जब हमारे पास कोई भी मेटल होती है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, जब हम एक्सपोज कर देते हैं, जैसे आपने लोहे के गेट देखे होंगे, लोहे की जो भी चीज़ें बनी होती है उन पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ओनली फ्रीली आप रख दो तो मॉइस्चर, एयर, एसिड कहाँ पर भी आप अगर एक्सपोज कर देते हो कुछ देर के लिए, तो हम देखते हैं इसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड की क्या हो जाती है, एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो धीरे धीरे मेटल्स को वीक करती रहती है, और फाइनली क्या हो जाती है, मेटल करोड हो जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे, जो ही मोस्टली क्या होते हैं, लोहे के गेट या लोहे की हम चीज़ें देखते हैं, तो वो क्या होती है, अगर हम कोई गेट उसमें क्या लगते हैं, एयर के साथ जब भी क्या होता है, धीरे धीरे अगर आपने लोहे का गेट बनवाया है तो आप खुद देखोगे कुछ दिनों के बाद क्या लग जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि करोजन हो गया है। मेटल जो आयरन मेटल है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना लेगी, और इस केस में हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। ऐसे ही जब आप सिल्वर के, अगर आपके पास बर्तन हो घर में, अगर आप देखना हो तो, ना हो तो तब भी कोई बात नहीं, तो जब आप देखोगे कि सिल्वर के ऊपर हमेशा क्या होती है, कुछ टाइम के बाद ही एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है। सिल्वर क्या हो जाती है, काली हो जाती है। अगर आप सिल्वर की रिंग भी पहनते हो तो सिल्वर क्या हो जाती है, काली हो जाती है। वो भी किसका एग्जाम्पल है, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एयर में प्रेजेंट सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है, और उस केस में वहाँ पर उसकी क्या हो जाती है, ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है सिल्वर ऑक्साइड की सिल्वर के ऊपर। ऐसे ही हम कहेंगे जो कॉपर के बर्तन होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हम देखेंगे वहाँ पर क्या हो जाती है, उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की, क्योंकि ये क्या करता है, कॉपर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो हमें यूजुअली हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपकी केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा टॉपिक हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी ये मेटल्स है जो करोड होती है उनके ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो वो गैल्वेनाइजेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ा देते हैं, दूसरी कोई मेटल की यहाँ पर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ा देते हैं, ताकि मेटल ही क्या ना हो, करोड़ ना हो वहाँ पर। या फिर इसके अलावा 3rd ऑप्शन है प्रिवेंट करने का, कि हम जो भी मेटल्स होती है जैसे आयरन, सिल्वर, ये क्या होती है, करोड़ होती है, तो इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेंट भी कर देंगे, तो उस केस में वो करोड़ नहीं होगी, उनका करोजन नहीं होगा। और फर्दर जैसा कि मैंने कहा, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे 3rd चैप्टर जब आपके साइंस का करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद हम देखते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, जब भी ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स और ऑयल्स का, कब होता है, जब हम वो एयर में एक्सपोज किए जाते हैं। तो आप खुद देखो, जब आप चिप्स के पैकेट या कोई भी चीज़ होती है जिनमें फ़ैट होता है अगर या जिनमें ऑयल होता है, उनको क्या कर देते हो, डायरेक्ट एयर में खुला छोड़ देते हो, पैकेट को खुला छोड़ देते हो, तो उनमें क्या होता है, बैड स्मेल सी आने लग जाती है और वो ख़राब होने लग जाते हैं, धीरे धीरे उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसको हम इस केस में हम क्या कहते हैं, फैट क्या हो गया है, रेंसिडिटी हो गई है, फैट का ऑक्सीडेशन हो गया है। इस केस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, क्योंकि फैट उस केस में क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इस केस में फैट का। तो हम देखते हैं कि रेंसिडिटी इट मीन्स फैट का ऑक्सीडेशन ना हो, उस केस में आप कैसे इसको डेली लाइफ में आप प्रिवेंट करोगे। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, ऐड कर देंगे हम एंटीऑक्सीडेंट्स। एक बात और, आप देखते हो जब भी हम चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट ये लाते हैं, तो ये क्या होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं और दिखने में ऐसे क्या लगता है कि अंदर कितना कुछ वो मटेरियल भरा हुआ है। जब हम खोलते हैं तो देखते हैं ज़्यादातर उसमें क्या होती है, गैस ही होती है। तो वो गैस इसीलिए भरते हैं ताकि क्या हो, वो ख़राब ना हो, इसलिए उनके अंदर गैस भर देते हैं। तो आप रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, या तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो, या फिर क्या कर दो, फूड को एयर टाइट कंटेनर में, फूड को क्या कर दो, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दो। उस केस में क्या होगा, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा उनका। 3rd ऑप्शन है यहाँ पर, एयर में क्या कर दो,
जो पैकेट के अंदर हम क्या भर देते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। सो उस केस में वो क्या हो, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सारे के सारे क्या हो, एयर के साथ रिएक्ट ही ना कर पाए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भर देते हैं उन पैकेट्स के अंदर। तो ये थर्ड प्रिवेंशन ये होगा। और फोर्थ क्या होगा, या आप उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर, इट मीन्स फ्रिज के अंदर रख दो, स्टोर कर दो, तब भी वो क्या होंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आपकी डेली लाइफ से रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के। और एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, क्योंकि फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और बेस्ट एग्जांपल जो इसका आता है, चिप्स कुरकुरे के रिगार्डिंग ये पैकेट्स आते हैं, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आज हमने सारे के सारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे करंटली बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे।